हाय फ्रेंड्स, मैं जिन अध्ययन सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमने सारे लगभग सीरियल क्रॉप्स जो आपके सब्जेक्ट में हमने ख़त्म कर लिए हैं। बाजरा पढ़ लिया था हमने, उसके बारे में कुछ जान भी लिया था। अब आज हम दलहनी क्रॉप्स की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम अरहर की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। फिर कुछ कमेंट्स भी आए हैं जिन पे भी हम बात कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम बॉटनी कर लें तो लिखेंगे केजानस कजान, केजानस कजान, फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, गुणसूत्र 22, ओरिजिन प्लेस अफ्रीका, और आपका प्रोटीन 22.3%, कार्बोहाइड्रेट 60 से 62%। इतनी बातें हम लोग देख लेते हैं। मैंने बताया कि केजानस कजान, फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, गुणसूत्र 22, ओरिजिन प्लेस अफ्रीका, प्रोटीन 22.3% और कार्बोहाइड्रेट 60 से 62%। प्रोटीन काफ़ी किताबों में लेकर के 22 से लेकर के 25%, कहीं कुछ भी, कहीं इस तरह की बैरी भी करता है। जो ये है वो हम जहाँ तक देखते हैं ज़्यादातर बुक्स में ये मिलते हैं, ये चीज़ें हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये डेटेबल होती, मतलब ये बुक्स की ही बातें हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं। अब अगर हम बात करें कि लिखेंगे कुछ क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। कहां होता है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे ज्यादा अरहर का उत्पादन कहां होता है? महाराष्ट्र में होता है। क्लियर हुई बातें? विश्व में सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। विश्व में सबसे ज्यादा इंडिया में होता है इसका। और अगर प्रोडक्टिविटी, अरहर की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस राज्य में है? तो बिहार में। यहां प्रोडक्शन है, यहां प्रोडक्शन है, उत्पादन विश्व में उत्पादन इंडिया में, भारत में उत्पादन महाराष्ट्र में। लेकिन भारत में अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, भारत में प्रोडक्टिविटी की बात करें तो भारत में प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा बिहार में। कहां होती है? बिहार में। भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां है? बिहार में। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर? अब हम लोग कुछ और चर्चा कर लें। जैसा एक बात और कर लेते हैं। कुछ कमेंट्स कल आए थे कि किसी ने सूखा हार्मोन पूछा। शुष्क हार्मोन कौन सा है? सूखे के प्रति रेजिस्टेंट हार्मोन या प्रतिरोधी हार्मोन? तो एबीए, एब्सिक एसिड, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। किसी ने कमेंट किया था, तो एबीए ध्यान रखेंगे, ये सूखे के प्रति। और अगर तत्व पूछ ले कौन सा तत्व सूखे के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, तो सोडियम। तत्व में सोडियम, हार्मोन में एबीए। इस बात का भी थोड़ा यहां चर्चा कर लेंगे। इस बात का भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। इस बात का भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। अब हम बात करें थोड़ा, तो अब लिखेंगे कुछ क्वेश्चन। भारत, ये आपका हाइपोजील जर्मिनेशन पाया जाता है, इसमें ध्यान रखेंगे। अरहर में हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, मतलब अधोभूमिक अंकुरण। अरहर में कैसा, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अरहर में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। अरहर में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अरहर में अधोभूमिक अंकुरण, हाइपोजियल। अब ये अंकुरण दो प्रकार के होते हैं, पढ़ाया भी गया होगा आपको। ईपीजियल मतलब भूम्योपरिक, हिंदी में क्या कहेंगे? भूम्योपरिक या ऊपरी भूमिक, या भूम्योपरिक। और इसका मतलब होता है अधोभूमिक। अब ध्यान रखेंगे कि ऊपरी भूमि का अगर हम इपीजियल जर्मिनेशन की बात करें
तो इसमें बीजपत्र, उसमें बीजपत्र होते हैं कहीं ना कहीं। इसमें बीजपत्र जमीन के ऊपर आ जाते हैं, उसे जिसमें बीजपत्र जमीन के ऊपर आ जाते हैं अंकुरण के समय, क्योंकि उसमें हार्मोन इतनी तेजी से उसमें वो प्रेशराइज होता है कि वो निकल आता है। जितने बीजपत्र होते हैं उसमें कॉटिलीडन, वो कॉटिलीडन अगर जमीन के ऊपर आ गए तो क्या कहलाएंगे? ऊपरी भूमिक ईपीजीएल। और जिनके कॉटिलीडन मतलब बीजपत्र जमीन के नीचे रह गए वो क्या कहलाएंगे? हाइपोजियल अधोभूमिक। सभी ग्रेमनी कुल की फसलों में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। सभी ग्रेमनी कुल की फसलों में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। और किस में पाया जाता है और भी बात करें तो किस में पाया जाता है? अरहर, चना। अब ध्यान रखेंगे, मैं लिखता चला जाऊं, सभी रबी ऋतु की दलहनी फसलों में, सभी रबी ऋतु की दलहनी फसलों में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है राजमा को छोड़ करके। राजमा को छोड़ करके सभी रबी ऋतु की दलहनी फसलों में, चाहे वो मटर हुआ, चना हुआ, मसूर हुआ, सब में कैसा जर्मिनेशन पाया जाता है? अधोभूमिक। लेकिन राजमा में कैसा? फैसियोलस बुल्गेरिस उसका वैज्ञानिक नाम है, उसमें निफजीन नहीं पाया जाता है। इन सारे शब्दों को भी आप सुनते रहेंगे। तो उसमें बीजपत्र जमीन के बाहर आ जाते हैं राजमा में। और अगर सभी खरीफ ऋतु की फसलों में, सभी खरीफ ऋतु की दलहनी फसलों में, सभी खरीफ ऋतु की दलहनी फसलों में क्या होता है? ऊपरी भूमिक अंकुरण पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? ऊपरी भूमिक, मतलब ईपीजीएल जर्मिनेशन पाया। खरीफ ऋतु में और कौन कौन सी फसल, इसके अलावा कौन से? मूंग है, उड़द है, ये सारी फसलें, आपका लोबिया है, ये जो फसलें हैं सब इसमें आ जाएंगे। अगर उनके प्रोडक्शन क्या है? उनके प्रोडक्शन उसमें बीजपत्र जमीन के ऊपर आ जाते हैं और अरहर में बीजपत्र जमीन के नीचे ही रहता है। तो हम क्या बताना चाहते हैं वो एक बार और सुन लेंगे। सभी रबी ऋतु की दलहनी फसलों में बीजपत्र जमीन के रहते होते हैं या अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है राजमा को छोड़ करके। और सभी खरीफ ऋतु की दलहनी फसलों में ऊपरी भूमिक या ईपीजीएल जर्मिनेशन पाया जाता है अरहर को छोड़ करके, क्योंकि अरहर में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। इस बात का, इस पर मैं जोर दे रहा हूं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, लिखेंगे सभी दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा सूखा सहनशील फसल अरहर है। सभी दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा सूखा सहनशील फसल अरहर है। क्लियर होगी बातें? अब लिखेंगे आपका बीज दर, सीड रेट। बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। स्पेसिंग अंतरण, अंतरण अगर हम बात करें तो आपका 60 गुणे 15 से 30 सेंटीमीटर। लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी। अब अगर हम बात करें तो मान लो वेराइटीज भी चाहिए। वेराइटीज, अगर हम प्रजातियों की बात करें तो पहला लिखेंगे प्रभात, इसके सामने लिख लेंगे एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी। एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी मतलब बहुत जल्दी, सबसे जल्दी पकने, अरहर की सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति, सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति। सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति, ठीक, प्रभात। अब उपास 120, सबसे जल्दी, ये अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये पकती है, ये भी जल्दी पकने वाली प्रजाति है। ये 110 से 115 दिन में पक जाती है और ये 120 से 125 दिन ले लेती है, 130 दिन। तो उपास 120 दूसरी प्रजाति का नाम लिखे। टाइप 7, टाइप 27, टाइप 7, टाइप 27। अब एक प्रजाति का नाम लिखवाने जा रहा हूं, लिखेंगे ICPH8, ICPH8। इसमें डैश देके लिखेंगे ICPH8 में। यह अरहर की प्रथम संकर प्रजाति है। यह अरहर की प्रथम संकर प्रजाति है जो
इक्रिसेट से ICRISAT जो इक्रिसेट से 1991 में विकसित की गई, 1991 में 1991 में विकसित की गई ICPHAT इज द फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पिजन पी विच रिलीज इन 1991। यह अरहर की प्रथम संकर प्रजाति है जो 1991 में। इक्रिसेट कहां है? हैदराबाद। इक्रिसेट की कहां मुख्यालय? हैदराबाद। इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे यहीं, इंटरनेशनल सेंटर इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। मतलब ये जो है इसका मुख्यालय कहां है? आपका इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये आपका है। ये मतलब ये शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे ये 5 फसलों पे काम करता है। ये ध्यान रखिएगा कि 5 फसलों पे काम करता है। कौन कौन से? चना, अरहर, ज्वार, बाजरा, मूंगफली। इन 5 फसलों पे लगभग ये काम करता है। और ये 1991 में इसने ये वैरायटी रिलीज हुई और इसकी जब स्थापना हुई थी तो 1972 में। इक्रिसेट की स्थापना कब हुई? 1972 में। तो भारत में अगर क्वेश्चन किस इस प्रकार का बनेगा, मैं एक बार बता दूं। पूछेगा भारत में एकमात्र विश्व स्तरीय शोध सेंटर कहां है क्रॉप पर, तो वो आपका हैदराबाद में। अरहर की प्रथम संकर प्रजाति ICPHAT है। कहां से निकाली गई? इक्रिसेट से निकाली गई। SAT यहां लिख लेंगे। यह इक्रिसेट से निकाली गई। इक्रिसेट की स्थापना 1972 में हुई। बस इतने सारे क्वेश्चन। और कुछ हाँ एक बात और लिख लेंगे। अरहर को ICPHAT, अरहर को कहीं और लिख लेंगे, इसको कहीं और इधर उधर करके। अरहर को रेड ग्राम तथा तुअर के नाम से भी तुअर लिखना, सुअर मत लिख देना कोनो। तुअर के नाम से जाना जाता है। तुअर के नाम से जाना जाता है। हो गई बातें। अब अगर हम बात करें कि अभी हमने टाइप ICPHAT, ICPL 87, ये भी वैरायटी नाम लिख लें। अमर लिख लें, अमर, आजाद, ये सब वैरायटियों के नाम हैं। पेरियार, इसमें डैश देकर लिख लेंगे। यह दक्षिणी भारत में उगाई जाने, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। पेरियार नामक प्रजाति कहां उगाई जाती है? सबसे ज्यादा दक्षिणी भारत में उगाई जाती है। आशा, एक और वैरायटी का नाम लिख लेंगे, आशा। मुक्ता लिखना होगा तो मुक्ता भी लिख लेंगे, इसकी भी प्रजाति है मुक्ता एक। हाँ ये भी ध्यान लिख लेंगे, मुक्ता लिखना होगा तो मुक्ता भी लिख लेंगे। पेरियार में लिखेंगे, या दक्षिणी भारत में उगाई जाने वाली प्रजाति है पेरियार। पेरियार नदी कहां बहती है? केरल में। ठीक, पेरियार नदी कहां बहती है? केरल में बहती है। पेरियार नदी का पुराना नाम पूर्वा नदी हुआ करता था। क्या नाम था पुराना नाम? अगर हम एंशियंट में जाएं तो प्राचीन काल में तो पूर्वा नाम हुआ करता था इसका। जब शंकराचार्य का आप लोगों ने कहानी सुनी भी होगी, शंकराचार्य कैसे केरल से कहां कहां गए, क्या क्या करे, वो बहुत योग्य पुरुष हुआ करते थे वो लोग। खैर अपन लोग तो ऐसे ही, तभी तो कोरोना है। अब इतनी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं अरहर के बीज को कार्बनडाजिम से शोधित करते हैं। किससे शोधित करते हैं? कार्बनडाजिम से शोधित करते हैं। मतलब बाबिस्टीन, इसका ट्रेड नेम अगर हम कहें तो बाबिस्टीन। ठीक, अरहर के बीज को कार्बनडाजिम या बाबिस्टीन से शोधित करते। 3 ग्राम दवा, 2.5 से 3 ग्राम दवा पर किलोग्राम बीज के हिसाब से शोधित करते हैं। 2.5 से 3 ग्राम दवा, 2.5 ग्राम दवा ही लिख लें, क्योंकि 2.5 से 3 ग्राम दवा पर केजी आप सीड के हिसाब से इसे शोधित कर लेते हैं। हो गई बातें। अब ये ध्यान रखेंगे, अरहर खरीफ की फसल है और अरहर की बुआई का समय लिखें। सबसे पहले बुआई का समय लिखेंगे 15 जून से 15 जुलाई। अरहर की बुआई का समय लिखें 15 जून से 15 जुलाई। 15 जून से
15 जुलाई। बुआई का समय वैरी कर सकता है इधर उधर। अब आप लिखेंगे कि रोग, डीजी में लिखेंगे रोग, इसके रोग का नाम लिखें, विभिन्न प्रकार के रोग। अब रोग में लिखेंगे, रोग में कि पहला रोग का नाम लिखा है विल्ट या अंगूठा, विल्ट या अंगूठा। ये शब्द हमने विल्टिंग पॉइंट अभी पढ़ाया नहीं, जब हम विल्टिंग पॉइंट पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अंगूठा जान लीजिए, विल्ट रोग किसी भी क्रॉप में सिर्फ और सिर्फ फंगस से नहीं लगता, उसके बहुत सारे रिस्पांस, मतलब उसके बहुत सारे फैक्टर रिस्पांसिबल हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं उसके लिए रिस्पांसिबल। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं चूंकि कॉजल ऑर्गेनिज्म की, तो हम उसकी बात जरूर करेंगे। तो लिखेंगे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के कारण होता है। इसमें अंगूठा रोग कैसा होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के कारण होता है। इसमें लक्षण ध्यान रखेंगे, ये पौधा डाउनवर्ड मोमेंट में सूखता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ सूखता है। इसमें जाइलम, जो जाइलम वेसल्स होते हैं अंदर, भाई ये बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है। अंदर क्या है? आपने वैस्कुलर बंडल पढ़ा होगा, आपने वैस्कुलर बंडल पढ़ा होगा। तो ये जो जाइलम, ये तो फ्लोएम है, इसके अंदर आपने जाइलम के हिस्से पढ़े होंगे, ये आपके जाइलम के हिस्से आपने पढ़े होंगे। ये जाइलम है, पढ़ा होगा बॉटनी वगैरह में, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये ठीक। तो ये जाइलम के जो हिस्से होते हैं, ये जाइलम का काम क्या है? नीचे से खनिज और पानी को ऊपर पहुंचाना, ठीक। अब पानी वानी के ऊपर जब ये सूख जाए, ये अफेक्टेड हो जाता है, ये वैस्कुलर बंडल चोक हो जाता है इसमें, मतलब इसमें जाइलम वेसल चोक हो जाता है, काम करना बंद कर देता है और पौधा सूख जाने लगता है। तो इस बात का ध्यान, तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे? पहले तो अरहर के बीज को शोधित करके बोए। दूसरा, जो अगर पौधा अगर मान लो जो रोगित है उसको उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल जो है वो लिखेंगे, अरहर के बीज को ज्वार के साथ, अरहर को किसके साथ उगाते हैं? ज्वार के साथ उगाते हैं। अरहर को ज्वार के साथ उगाना चाहिए, मतलब ज्वार की कुछ मात्रा खेत में फेंक दें। तो उसमें ज्वार में क्या पाया जाता है? HCN पाया जाता है, वो HCN उसे सप्रेस कर देता है फ्यूजेरियम को। अब लिखेंगे जैविक, अंगूठा के, अरहर में अंगूठा के जैविक नियंत्रण के लिए टीबी का प्रयोग करते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी, फंगस। ये क्या है? फंगस है, ट्राइकोडर्मा। ये क्या है? ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक फंगस, ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक फंगस के कारण, मतलब ये फंगस यूज करेंगे तो इससे जैविक नियंत्रण हो जाएगा, किसका? विल्ट का, ठीक। इसका विल्ट का जैविक नियंत्रण हो जाएगा। पहले तो हम इसे ज्वार के साथ उगा सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है, अगर मान लो ज्वार नहीं दे रहे हैं तो एक ऑप्शन ये भी आपके पास, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इतनी बातें हो गई। अब एक रोग का नाम लिखेंगे और, मोजैक, मोजैक, मोजैक डिजीज का नाम लिखेंगे, या विषाणु जनित रोग है मोजैक, MOSAIC। यह विषाणु जनित रोग है, इसे फैलाने का काम इरूफिड माइट करती है, इरूफिड माइट। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एसेरिया केजानी, एसेरिया केजानी, इसका वैज्ञानिक नाम एसेरिया केजानी। अब अगर हम मान लो इसे फोरेट का यूज कर लेंगे, फोरेट 10G का, LD कार्ब का प्रयोग कर लेंगे इसके नियंत्रण के लिए, कार्बोफ्यूरान या फ्यूराडान का भी प्रयोग कर सकते हैं हम इसमें, ठीक। तो आप मोस्टली हम क्या करते हैं? फोरेट 10G का इसके लिए प्रयोग करते हैं, या LD कार्ब का प्रयोग करते हैं, और इसको मारेंगे। हम वायरस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वायरस को हमारे बस का नहीं मार पाना। क्यों? हमारे पास इतनी इफेक्टिव अभी तक हम दवा नहीं बना पाए वायरस के लिए विशेष, क्योंकि वायरस अक्सर टीके से ही नियंत्रित होता है। आज एग्जाम्पल बहुत सारे पड़े हैं, पोलियो है टीका लगता है, खसरा है टीका लगता है, आपका क्या नाम है, एड्स है, उसकी भी अभी तक दवाई नहीं बनी। तो इस तरीके से आपका अभी चल रहा है कोरोना।
तो ये सारी बातें भी एसेरिया की जानी, तो हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसको मारते हैं, और ये वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा। और इसे फैलाने का काम कौन करता है? एरोफिड माइट करती है। क्लियर हो गई बातें? अब कीट का नाम लिखेंगे, कुछ कीट लिख लेंगे। कीट लिखेंगे फलीभेदक, सिर्फ इनके नाम लिख लें, फलीभेदक, और इनके नियंत्रण बता देता हूं मैं। कीट कौन कौन से हैं? फलीभेदक, और आपका बिहार की बालादार सूंडी या कमला कीट, बिहार की बालादार सूंडी या कमला कीट। इनके नियंत्रण के लिए अब बहुत सब तो दवाएं लगभग बंदे हो गई हैं, तो अब मोनोक्रोटोफास आपकी किताबों में लिखा मिलता है, उसका प्रयोग कर लें। और अगर आज की डेट में मान लो अभी तो आया है कि 20 पेस्टिसाइड को बंद किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और बहुत सारे वीडीसाइड भी हैं, उनको भी कंट्रोल बंद किया जा रहा है। तो अगर सब बंद हो रहा है, लेकिन आप अब जो मान लो जब तक मिलेगा किताब, वो कोई भी चीज़ जब तक किताबों में लिखा है तो हम लोग पढ़ते हैं, तो इंडोसल्फान 35 भी इसके लिए प्रयोग करते हैं। और आपका क्या प्रयोग करेंगे? मोनोक्रोटोफास का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। और मैलाथियान दिस द सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड के रूप में जाना जाता है मैलाथियान, उसका भी कहीं ना कहीं अगर मान लो सब बंद हो जाएगा तो मैलाथियान तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इसे सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड के रूप में लिया जाता है मैलाथियान को। तो इतनी बातें हमने अरहर में पढ़ ली, कुछ छोटी उटी होंगी तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका भी आंसर दे दिया जाएगा। और आप लोग बस पढ़ाई करते रहें जहाँ भी रहें। अब देखते रहो कोरोना कब तक चलता है, साला बंदे नहीं हो रहा है, क्या कोई करे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।